तो नॉन करंट लायबिलिटी का हमारा सेक्शन चल रहा है, अभी कंटिन्यू है वो। और आज हम पढ़ेंगे उसी में लीज लायबिलिटी क्या होती है। देखिए, जब कभी भी कंपनी कोई असेट लेती है लीज पर, तो उस केस में उनको कुछ अमाउंट भी उनको पे करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर लीज अगर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए है तो ही वो इसमें आएगा, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा वो। वेन एवर ए कंपनी साइंस a lease on any asset for a period that is more than 1 year, the company has to recognize a lease liability। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा है जो कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का होना चाहिए, वो लीज लायबिलिटी के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी को उसे ना नॉन करंट लायबिलिटी के सेक्शन में लीज लायबिलिटी लिखना होता है, अगर टाइम पीरियड इज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, दिस रिप्रेजेंट द फेयर वैल्यू ऑफ लीज माइनस अमाउंट रिपेड। ठीक है, मतलब अब इसको अगर हमें पता लगाना हो कि इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब लीज लायबिलिटी है कितनी है, तो जो फेयर वैल्यू है, ठीक है, लीज की जो फेयर वैल्यू है माइनस कर देंगे अमाउंट रीपेड, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो लीज लायबिलिटी है उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इन्होंने वर्ड यूज़ करा है फेयर वैल्यू, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी लीज लायबिलिटी की फेयर वैल्यू एक्चुअल में क्या है। तो इन्होंने उसका आंसर नीचे दे रखा है, इन केस इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ द लीज। अगर मान लेते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इसमें आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि लीज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, द कंपनी कैन कैलकुलेट द सेम एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पेबल। तो यानी कि जो अभी राइट नाउ जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, जो उस लीज की जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसी को मान लेंगे कि हाँ कि उतना अमाउंट उसको पे करना है। मतलब देखिए, अब इसमें क्या है कि कंपनी को फ्यूचर में अमाउंट पे करना है, बट हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं ना कि फ्यूचर में अमाउंट कितना पे करना है, क्योंकि देखिए वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी होगा और भी चीज़ें होंगी। तो जो प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू होगी उसकी, ठीक है ना, वही हम मान लेंगे कि हाँ कि उतना अमाउंट उसको पे करना है कंपनी को। अब बात करते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। देखिए, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यहाँ से आप नाम समझिए कि कोई मान लीजिए कोई एसेट है, ठीक है, बट उसकी जो वैल्यू है वो किसी और चीज़ से ड्राइव हो रही है। अब इसको जो डेफिनेशन पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। द अमाउंट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड रिप्रेजेंट मार्क टू मार्केट लॉसेस arising on account of derivative contracts. Losses on contracts that have to be settled after period of 1 year are included as part of non-current liability. On the other hand, losses on the account of contracts that have to be settled within 1 year shown as under current liability. अब इसको ऐसे समझते हैं कि रिलायंस का एक शेयर है, ठीक है, रिलायंस का हमारा एक शेयर है, उसकी वैल्यू है 1000 रुपये। वैसे अभी मार्केट वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा है, 1000 रुपये मान लीजिए। तो मैंने क्या करा, मैंने रिलायंस कंपनी के जो शेयर, मैंने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने वो बाय कर लिए, फ्यूचर मैंने बाय कर लिए। तो अब अगर अगर आपको डेरिवेटिव नहीं पता, देखिए डेरिवेटिव हमारे दो दो टाइप के होते हैं ना, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि 2 महीने बाद ना रिलायंस का शेयर प्राइस 500 रुपये हो जाएगा। तो 2 महीने बाद उसका प्राइस 500 रुपये होगा, बट अगर ना होगा तो, और अगर हो गया तो उस केस में ना हम फ्यूचर, मतलब उस शेयर के, उस पर्टिकुलर शेयर के हम खरीद सकते हैं फ्यूचर या फिर ऑप्शन। तो यहाँ पर ये होता है कि अब जैसे मुझे पता है कि हाँ कि 2 महीने बाद इसका प्राइस 500 रुपये हो जाएगा, तो मैंने किसी और के साथ मैंने ये एग्रीमेंट करा कि देखिए 2 महीने बाद मैं आपसे ये शेयर में 200 रुपये में मैं ख़रीदूँगा। तो और जो बंदा मुझे जो एग्रीमेंट कर रहा है उसे लग रहा है क्या है कि उस टाइम पे इसका प्राइस ना 200 रुपये तो रहेगा ही नहीं, कम रहेगा, ठीक है, मतलब 150 रुपये 100 रुपये। तो अब सिंपल बात है, अगर 2 महीने बाद अगर वो मुझे बेचेगा, मतलब ठीक है वो मुझे बेचेगा 200 रुपये का, मार्केट में तो 150 रुपये का है, तो यानी उसे प्रॉफिट होगा। बट मुझे तो ये लग रहा है कि नहीं, इसका प्राइस 200 रुपये, कि इसका प्राइस 2 महीने बाद 500 रुपये होगा।
तो मार्केट में अब चाहे सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो 2 महीने बाद, ठीक है, चाहे प्राइस ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम लोग जो डील है हम लोग 200 रुपये के प्राइस पे हम करने वाले हैं। तो इसे बोलते हैं फ्यूचर। अब ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शंस में ना हम राइट खरीदते हैं। जैसे आपको कोई मकान लेना है तो आपने क्या करा कि अब जो मकान की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है। मकान की वैल्यू क्या है? 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपने अब अब आपको लग रहा है कि 6 महीने बाद इस मकान की वैल्यू ना हो जाएगी 25 लाख, ठीक है। बट अब आपको ये भी डर है कि हो सकता है 25, अगर ना हुई 25 लाख तो फिर तो लॉस हो जाएगा। तो आप गए, आप जिसका जिसका भी वो घर था, अब गए उसके बाद आपने कहा कि 6 महीने बाद मैं आपसे एक घर खरीद लूँगा 10 लाख रुपए का, ठीक है। आप अभी 1 लाख रुपए मुझसे एडवांस ले लो, ठीक है। तो अब उस केस में क्या हुआ कि जो सामने वाला है वो एक ऑब्लिगेशन में बन गया कि 6 महीने बाद इस बंदे को 10 लाख का ही मकान बेचना ही बेचना है, ठीक है। मतलब हम दोनों ने एग्रीमेंट करा कि 6 महीने बाद आप मुझे ये मकान 10 लाख रुपए बेचिएगा, मैं आपको अभी 1 लाख रुपए एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ बयाना एक तरीके से, और अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो 1 लाख रुपए आपके। तो अब इस केस में क्या है कि अब सामने वाला तो ऑब्लिगेशन में बन गया कि अगर कि 6 महीने बाद अगर ये खरीदने आएगा तो मुझे इसको बेचना पड़ेगा 10 लाख का, ठीक है। नहीं, और अगर नहीं आया तो फिर 1 लाख रुपए मेरे। अब सामने वाले लग रहा है कि यार इसकी मतलब जो इसका प्राइस है वो 10 लाख रुपए ठीक है, ठीक है। मतलब अगर 6 महीने बाद भी आएगा, ठीक है, 10 लाख रुपए ठीक है, बेच देंगे। तो यहाँ पे अगर 6 महीने बाद अगर प्राइस 25 लाख हुआ 6 महीने बाद, तो जिस बंदे का घर था जो बेच रहा था उसे तो लॉस हो जाएगा कि भाई जो मार्केट में प्राइस है वो तो 25 लाख है, वो बेच रहा है 10 लाख का, है ना। और अगर नहीं हुआ तो वो जो जिस हमने हमने क्या करा था, हमने 1 लाख रुपए बयाना दिया था। अब हमें पता चला यार कि उस टाइम पे जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो 8 लाख रुपए निकली, बट एग्रीमेंट के हिसाब से तो मैं उससे खरीदूंगा 10 लाख रुपए का। तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो उसको वैसे ही छोड़ दूँ, बस मेरा जो लॉस होगा वो 1 लाख रुपए का होगा। तो ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे अब ये देखिए कि यहाँ पे ना एक देखिए, एक एग्जांपल में तो मैंने ये लिया था कि वो तो शेयर वाला था, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन वाले में घर की जगह पे आप कुछ और ले लीजिए। घर की जगह पे आप दोबारा से रिलायंस के शेयर ले लीजिए। मुझे लग रहा है कि 6 महीने बाद इसका प्राइस, ठीक है, 1000 रुपये होगा, और अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है मान लीजिए 1000 रुपये, मान लीजिए 1000 रुपये या फिर 800 रुपये, ठीक है। और तो मैंने क्या करा, मैंने किसी बंदे से एग्रीमेंट कर लिया, मैंने कहा ठीक है 6 महीने बाद मैं आपसे रिलायंस के इतने शेयर खरीदूंगा 1000 रुपये के प्राइस पे। अब सामने लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 रुपये होगा ही नहीं, 800 रुपये होगा या फिर 600 रुपये होगा, लेकिन इस बंदे को तुम ये बंदा मुझसे 1000 रुपये खरीदेगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बट जब ये एग्रीमेंट होगा तो उस बंदे को ना मैं एक छोटा सा अमाउंट पे कर दूंगा पहले ही, ठीक है। उस अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट, तो यानी कि मैं उसको प्रीमियम पे कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक राइट आ गया कि मैं चाहूँ तो 6 महीने बाद शेयर खरीदूँ या फिर ना खरीदूँ। बट उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उसको बेचना पड़ेगा अगर मैं खरीदूँगा तो डेरिवेटिव में, अब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। अब मान लेते हैं हमको लॉस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है ना मार्क टू मार्केट लॉसेस, ठीक है। मान लेते हैं अब मार्केट के हिसाब से हमें लॉस हो गया। अब अगर ये लॉस अगर लॉन्ग टर्म है, अगर ये लॉस हमें, ठीक है, ये जो लॉस हुआ हमको अगर ये लॉन्ग टर्म है, अब होता है ये ना कि देखिए, अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 महीने का है, लेकिन मार्केट तो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो अगर तो ये जो लॉस है अगर ये मेरा लॉन्ग टर्म का है तो मैं इसको दिखाऊंगा नॉन करंट लायबिलिटी में। और अगर कोई लॉस मेरा करंट का है, ठीक है, 6 महीने का जो 1 साल के अंदर का ही है, तो वो जाएगा मेरा अंडर करंट लायबिलिटी वाले सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। अब ये अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? देखिए, यहाँ पर कोई सी भी लायबिलिटी हो सकती है, ठीक है, बट कंडीशन ये है कि वो जो अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में हमको पे करना है, तभी वो इस सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये कभी भी कुछ भी हो सकती है, ठीक, जैसे इन्होंने लिखा है कि
represent any other obligation that has to be paid in monetary terms beyond a period of 1 year। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू बी प्रोवाइडेड टूवर्ड्स ए revenue transaction that has already happened. For instance, if a customer buys a 6-month prepaid pack of rupees 1200 and has another 5 months validity left, then company should recognize 200 rupees as revenue for the first month and need to show 1000 as deferred revenue। अब देखिए यहाँ पे समझिए, इन्होंने खुद बोला कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन जैसे मान हमने अभी फ़ोन का रिचार्ज करा लिया, करा लिया, ठीक है, 1 साल का। तो क्या कंपनी ने आपको अभी 1 साल के लिए सर्विस प्रोवाइड कराई उसने भी? नहीं ना। लेकिन कंपनी की रेवेन्यू तो पहले ही हो गई है, मतलब 1 साल की रेवेन्यू उनकी पहले ही हो गई है, ठीक है। तो जितना उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करा दी है वो तो चलो रेवेन्यू में चला जाएगा, लेकिन जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई है, जो फ्यूचर में उनको सर्विस प्रोवाइड करवानी है, उसे हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसी का एग्जांपल लेते हैं, 1200 रुपये है, 1200 रुपये मान लेते हैं हमने 1 साल के लिए पे करा है, ठीक है, 1 ईयर के लिए। तो यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 महीने के लिए 100 रुपये, ठीक है। तो 1 महीने मैंने अपना मोबाइल यूज़ करा, मतलब जो भी सर्विस मैंने ली थी, चाहे वो नेट पैक डलवाओ चाहे कॉलिंग, मैंने 1 महीने यूज़ करा, ठीक है। तो वो 200 रुपये सॉरी वो जो 100 रुपये है वो चला जाएगा कंपनी के रिवेन्यू वाले सेक्शन में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बाकी जो रहेगा वो उनकी जो लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी वाले सेक्शन है उसमें चला जाएगा, बट लाइबिलिटी में उनको शो किया जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू के हिसाब से। तो अब आप ये समझिए कि प्रोविज़न क्या होता है। देखिए प्रोविज़न क्या होता है कि फ्यूचर में होने वाली कुछ लाइबिलिटीज़ होती है जो पहले से हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। प्रोविज़न रिप्रेजेंट अमाउंट सेट असाइड फॉर ए लाइबिलिटी विच इज़ येट टू बी फुल्ली क्वान्टिफाइड, अनलाइक रिजर्व्स विच आर सेट असाइड फॉर अननोन पर्पस। Provisions are amounts set aside to meet specific obligation. However, company may not be able to fully quantify it. The most common example is provision for retirement benefit obligation payable to their employees at the time of their retirement. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद ही बोल दिया कि यहाँ ये फ्यूचर में कुछ लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ पैसे इन्होंने निकल के रखा, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे आमतौर पे क्या कुछ कंपनीज हैं जो बनाती हैं जैसे प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन। वैसे तो अब आजकल कंपनीज ने बनाना छोड़ ही दिया है। तो इस तरीके से और भी प्रोविज़न होता है, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, कि फ्यूचर में मतलब हो सकता है कि जिन लोगों को हमने माल उधार बेचा है उनमें से कुछ पेमेंट ना करें, तो उसके लिए हम पहले से हमने तैयारी कर ली, हमने कुछ पैसा सेट असाइड करके रख दिया हमने, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो तो उस टाइप का जो प्रोविज़न है उसे बोलेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। आई थिंक ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो। और अदर एग्जांपल इंक्लूड provision towards warranty obligations, provision towards legal liability that is yet to be adjusted, provisions towards obligation that have to be made beyond 1 year are included under non current liability। तो हमने जैसे कि इन्होंने लिया है कि वारंटी ओब्लिगेशंस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ लीगल लाइबिलिटीज़ भी होती हैं जो हो सकता है फ्यूचर में उनको पे करनी पड़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोविज़न्स बना के रखते हैं। बाकी प्रोविज़न्स के बारे में अगर आपको ठीक से पढ़ना है तो देख लीजिए कि अब उनकी जो बैलेंस शीट है वहाँ पर नीचे दे रखी होती हैं, तो नीचे ना आपको दे रखा होगा कि इस आइटम का क्या मतलब है, मतलब उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा होता है एनुअल रिपोर्ट में ही। अगर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अगर आप नीचे देखोगे तो
आपको आराम से मिल जाएगा।